friends, welcome to Clear Concept Classes and I will discuss with you biology. So जो आज का टॉपिक है वो है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल को हम जानते तो होंगे, बस वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते क्यों? सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? आज हम जानेंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, शेप और साइज क्या है, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ था और उसका क्लासिफिकेशन कुछ कैसे है, वो सब हम आज जानेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन डिस्कस करता हूँ। तो डेफिनेशन इसका होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life, sorry, of a living organism. तो जो सेल होता है वो होता है द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये दो वर्ड आ रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। इन दो वर्ड से मतलब क्या हम जानते हैं। स्ट्रक्चरल मतलब होता है टू बिल्ड अप। ये क्या करता है ना, सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शरीर को बनाता है, ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। और फंक्शनल यूनिट मतलब क्या काम करता है, उसका फंक्शन क्या है। तो जैसे सेल के फंक्शन हो जाएंगे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ठीक है, ये सब सेल्स के काम फंक्शन। और कोई सेल ये सब फंक्शन कर रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं वो एक लाइव सेल। पर अगर कोई सेल ये सब फंक्शंस नहीं कर रहा है, कोई डेड सेल माना जाए। अब आ रहा है यहाँ पे टर्म टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ cells which are similar in properties and are of common origin। ठीक है, टिश्यू होता है कि वो सेल्स के कुछ ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो सिमिलर होता है और जिनका ओरिजिन होता है वो कॉमन होता है, सेम ओरिजिन होता है। ठीक है, जिन जिन सेल्स के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सिमिलर होंगे और जो ओरिजिन होगा वो सिमिलर होगा, तो क्या कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है, सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब ये होल ऑर्गन सिस्टम कंबाइन करता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इसको हम बोल सकते हैं एक चेन है ये। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर। सबका अपने अपने जगह खुद का काम है। ठीक है, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। क्या होता है सेल्स का डेफिनेशन पार्ट में, सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, टिश्यू क्या होता है और ये कंबाइन करके लिव करेंगे मैकेनिज्म ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेल के कुछ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, किसने सबसे पहले इसको देखा। ठीक है, तो डिस्कवरी जानते हैं कैसे हुई। तो साइंटिस्ट है जैसे सबसे पहले है रॉबर्ट हुक,
उसके बाद आए थे एंटोनी वैन ल्यूवेन, एंटोनी वैन ल्यूवेन, ठीक है। उसके बाद आए डजार्डीन, फिर से आए थे परकिंजे, हक्सले, श्लाइडर एंड स्वान, फिर से आए एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए जिन्होंने फर्स्ट सेल को देखा था, फर्स्ट सेल को इन्होंने ही देखा था, ठीक है। सबसे पहले सेल को फर्स्टली इन्होंने ही देखा था, रॉबर्ट हुक ने। किसमें देखा था? तो स्लाइस ऑफ वुडन कॉर्क, कॉर्क का मतलब क्या होता है? बार्क ऑफ ट्री। जो लकड़ियां होती है, लकड़ी जो ऊपर की छाल होती है उसको बार्क बोलते हैं, उसी को कॉर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। वुडन कॉर्क से बना था सेल, जो वुडन कॉर्क को उन्होंने लिया था और माइक्रोस्कोप में देखा था, तो उन्होंने कुछ हनीकॉम्ब वाला पैटर्न्स दिखा दिए थे, ऐसे कुछ हेक्सागोनल शेप्स, ठीक है। एक्चुअली उन्होंने एक डेड सेल को देखा था, वो जो बार्क ऑफ ट्री होता है वो डेड होता है, ठीक है। तो एक्चुअली वो सेल नहीं, सेल वॉल्स, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को देखा था, एक्चुअली सेल्स में सेल वॉल्स। सबसे पहले जो लाइव सेल जिन्होंने देखा था वो है एंटोनी वैन ल्यूवेन, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने लाइव सेल को देखा। कौन थे लाइव सेल सबसे पहले देखने वाले? एंटोनी वैन ल्यूवेन। किसमें देखा था? पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में देखा था। इन्होंने क्या किया था? खुद के सिंपल माइक्रोस्कोप में तालाब के पानी का, पॉन्ड वाटर का छोटा सा ड्रॉप लिया, उसको उसका स्लाइड बनाया। स्लाइड बनाने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से उसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स चल रहे हैं, और जब उन्होंने माइक्रोस्कोप से बाहर से देखा तो वही दिखाई दिया, और माइक्रोस्कोप से देखा तो दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को सेल बना दीजिए, ठीक है। एंटोनी वैन ल्यूवेन सबसे पहले लाइव सेल देखे। डजार्डीन है, इन्होंने सबसे पहले सेल्स में सेमिनल फ्लूइड पाया, सेमी लिक्विड फ्लूइड, सेमी लिक्विड फ्लूइड इन्होंने पाया था। किसने? डजार्डीन ने, डजार्डीन सबसे पहले सेमी लिक्विड फ्लूइड इन्होंने देखा, जो कि लिविंग इन नेचर है, लिविंग इन नेचर, और उसका नाम दिया था परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जिसमें दो वर्ड्स हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब होता है, प्रोटो का मतलब, प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव और ये फॉर्म सब्सटेंस, ठीक है। तो प्रिमिटिव फॉर्म सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है। तो क्वेश्चन पूछा सकता है कि प्रोटोप्लाज्म नाम किसने कॉइन किया था? तो परकिंजे। सबसे पहले सेल को किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक ने देखा। सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा था? तो एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक ने देखा। उसके बाद आए थे हक्सले, इन्होंने बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है वो बेसिस ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज बेसिस ऑफ लाइफ, लिविंग नेचर है, इन्होंने नहीं बताया। क्या आप जानते हैं जब कोई भी मनुष्य, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो उनके अंदर के जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। ऐसा माना गया है, ऐसा रिसर्च चल रहे हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वापस प्रोटोप्लाज्म इंजेक्ट कर दिया जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा हो सकता है, ठीक है, ऐसा माना गया है, रिसर्च चल रही है। उसके बाद है श्लाइडन, स्लाइडन एंड स्वान, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। स्लाइडन एंड स्वान, इन्होंने सेल
थ्योरी दिया था, ठीक है, सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन एंड स्वान ने। और 20 years later विर्चू, रुडोल्फ विर्चू, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। सेल थ्योरी क्या होता है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, उसी को सेल थ्योरी कहते हैं। तो सेल थ्योरी कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं। सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट है, दैट इज सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा है सेल इज फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीसरा जो रुडोल्फ विर्चू ने दिया था, इन्होंने कहा था ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, क्या कहा था इन्होंने, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चू ने कहा था। और ओमनी सेलुलर ई सेलुलर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नए नए जो सेल्स बनते हैं, डेवलप होते हैं, किससे होते हैं, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो सेल्स पहले के बने हुए हैं उससे क्या होते हैं, जो न्यू सेल्स बनते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, सेल्स आर बेसिकली अलाइक केमिकल, ठीक है। जो सेल्स होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है। जैसे सभी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाया जाता है, वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे भी। चौथा और पांचवा पॉइंट क्या है, टोटिपोटेंट इन नेचर। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है, इस टोटिपोटेंट का, ठीक है। तो टोटिपोटेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि ग्रो और डेवलप करके पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म ले लेते हैं, उसी को बोलते हैं टोटिपोटेंट सेल। और उस फेनोमेनन को बोलते हैं हम लोग टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो टोटिपोटेंसी क्या हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टोटिपोटेंसी is a process by which a single cell develop into a whole organism, उसको क्या बोलते हैं, टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। कुछ 5 पॉइंट्स जाने हम लोग सेल थ्योरी के बारे में। कौन से सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने कहा था, तो है रॉबर्ट विर्चू। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल्स आर बेसिकली अलाइक केमिकल, जो उनका केमिकल नेचर होता है ईच सेल्स का एक जैसा होता है। और जो सेल्स होते हैं टोटिपोटेंट इन नेचर, टोटिपोटेंट सेल का एग्जांपल, सभी सेल्स टोटिपोटेंट होते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए जाइगोट होते हैं, वो एक ग्रो करके पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्म ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ सेल थ्योरी थी। सेल थ्योरी इतना अच्छे से बनाया तो क्या, बट इसमें वेरियस एक्सेप्शंस, ठीक है। तो एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, वो ई सेलुलर organisms like viruses not applicable, ठीक है। तो ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरसेस हो गए, वायरसेस के लिए ही, ठीक है, वायरसेस को भी हम लोग ये सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। उनके ऊपर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता है। अब देखिए हम जानते हो दो टर्म, यूनिसेलुलर और एसेलुलर।
हम लोग लगता होगा ये दोनों वर्ड है एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। दोनों का मतलब सिंगल सेल तो होता है, पर ये क्या है, ओनली लिविंग होता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग, ओनली लिविंग। पर एसेलुलर क्या होता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। इसका मतलब क्या होता है, इस वायरसेस को ही देख लीजिए, वायरसेस को हम एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोविड-19 कोरोना वायरस समय चल रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो बाहर एनवायरनमेंट में रहते हैं तो मरे हुए रहते हैं, और किसी होस्ट सेल में चले जाते हैं फिर क्या हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है होस्ट में काम करने लगती है। होस्ट कैसे होती है, जैसे अपने अंदर वायरस चला आता है, हम लोग उसके लिए होस्ट बनते हैं। ठीक है, तो होस्ट सेल्स में ही वायरसेस लिविंग हो सकते हैं, पर अगर आउटर एनवायरनमेंट में देखा जाए वायरसेस डेड। ठीक है, दूसरा आ गया मल्टीन्यूक्लिएट। ठीक है, कुछ फंगस होते हैं जैसे राइजोपोरा हो गया, राइजोपोरा। ठीक है, ये तो क्या होता है ना, मल्टीन्यूक्लिएट हो जाएगा। इसके इन लोगों के पास जो न्यूक्लियस होता है मल्टी होता है और एक से अधिक होता है। ठीक है, उसके लिए सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा है सेल थ्योरी की जो एक्सेप्शन है वो है आरबीसी ले लीजिए ह्यूमंस में। जो मैच्योर जब होता है आरबीसी, तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होते विदाउट ऑर्गेनेल्स, और सेल्स के लिए उसके ऑर्गेनेल्स होना आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर और भी बहुत सेल्स है जिनके पास खुद का वो क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, उसको हम लोग बोल सकते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस में आते हैं। ठीक है, ये सब तो जान लिए सेल के डिस्कवरी के बारे में भी, सेल थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे सेल के डायमेंशन के बारे में। ठीक है, तो सेल का डायमेंशन क्या होता है वो हम देखते हैं। डायमेंशन ऑफ सेल, इसके शेप और साइज के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं हम आरबीसीज पे, देखते हैं आरबीसीज कैसे होते हैं। रेड ब्लड सेल्स अपने बॉडी में पाए जाते हैं, खून बनाते हैं। तो ये होते हैं कुछ बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, बाइकॉन्केव जैसे प्लेन हो गया ना, डिस्क हो गया समझ लीजिए, और डिस्क के बीच में एक गड्ढा होता है छोटा सा, उसे छोटा सा गड्ढा होता है, बस उसी को आरबीसी बाइकॉन्केव शेप बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज हो गए, ये होते हैं स्यूडोपोडिया का शेप, स्यूडोपोडिया जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया से मूव करता है ना, चलता है ना, उसी शेप में डब्ल्यूबीसीज होते हैं। अब मान लीजिए नर्व सेल, ये लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग ऐसे लॉन्ग होते हैं। स्पर्म सेल्स को देख लीजिए, कुछ ऐसे होता है, हेड हो गया, नेक रीजन हो गया, उसका टेल हो गया। ठीक है, उसकी शेप में होता है स्पर्म सेल्स। ओवम को देख लीजिए, ओवम स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेरिकल में होता है। ठीक है, और उसके बाद कुछ गार्ड सेल्स को देख लीजिए, गार्ड सेल्स बीन शेप के होते हैं। गार्ड सेल क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। गार्ड सेल्स होते हैं जैसे देखिए ऐसे होते हैं, ठीक है, बीन शेप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्टोमेटा बनाते हैं। समझ लीजिए स्टोमेटा यही है जो ओपन और क्लोज कराते हैं स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा को ही प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, इसलिए को बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, ये कुछ सेल्स हो गए उनके शेप में।
शेप ऑफ सेल कैन बी ऑफ वेरियस, ठीक है, बहुत अलग अलग इन सबका शेप हो सकता है सेल्स का, जैसा हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं उस पे हम लोग कुछ पॉइंट्स जानते हैं हम लोग उसके बारे में, जैसे स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं, लार्जेस्ट सेल कौन से हैं। जो स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। PPLO स्मॉलेस्ट सेल होता है। लॉन्गेस्ट सेल होते हैं नर्व सेल ह्यूमंस में, ठीक है। नर्व सेल लॉन्गेस्ट होते हैं, 2 से 3 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल पे आ जाइए, ये होता है ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच एग 1 to 1.5 kg तक हो सकता है, ठीक है। ह्यूमंस में जान लेते हैं हम लोग। ह्यूमंस में जो स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट है वो है स्पर्म सेल्स, इसके बाद आता है आरबीसी, ठीक है। और जो लार्जेस्ट है वो है ओवा, ठीक है। ओवा लार्जेस्ट है और स्पर्म सेल्स वो स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये डायमेंशन के बारे में होगा। अब आते हैं हम लोग सेल की क्लासिफिकेशन। सेल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, किस किस बेसिस पे किया गया है, तो हम जानेंगे। ये हो गया क्लासिफिकेशन। सबसे पहला नंबर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन नंबर, और दूसरा हो जाएगा बेसिस ऑफ ओरिजिन या स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर डिस्कस पे आ जाएंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, और ए सेलुलर और यूनिसेलुलर में ये अंतर हम लोग पढ़े कि लिविंग होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में का कनेक्टिंग लिंक होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हो जाएंगे बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है, ऐसे प्रकार के प्रोटोजोअन्स, ठीक है। इसमें जो सिंगल सेल होता है वो पूरे बॉडी का काम करता है। ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जांपल्स, और कुछ सेल्स, फ्यू सेल जो होते हैं, फ्यू सेल ऑर्गेनिजम्स, फ्यू सेल हो जाए जैसे स्पाइरोगीरा, वॉलवर्क्स, ठीक है। कुछ सेल्स पाए जाते हैं, 10 20 100 के कुछ सेल्स बने रहते हैं, और एक मल्टी न्यूक्लिएटेड आ जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर मतलब बहुत ज्यादा सेल्स, पॉलिनोमियल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, मिलियंस एंड ट्रिलियंस बिलियंस। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ह्यूमन हो गया, मैंगो हो गया, ट्रीज हो गए, ठीक है। So ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर। On the basis of number there can be 3 classifications, yes, unicellular, few cellular, multicellular. On the basis of origin and structure, ठीक है। सबसे पहले हम कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट। दो वर्ड से मिलकर बने प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव,
और कैरी ऑन, यहाँ पे इसलिए सकते हैं कैरी ऑन, ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या आता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और यहाँ देखिए यू कैरी ऑन, ठीक है, यू मतलब न्यू या मॉडिफाइड न्यूक्लियस, इसमें मॉडिफाइड न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यू, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसके बीच में, सबसे पहला डिफरेंस, न्यूक्लियस इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें न्यूक्लियस पास नहीं होता और इसमें प्रेजेंट, ठीक है। इसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं पर इसमें प्रेजेंट, ये वर्ड है ऑर्गेन, तब से मैं बक रहा हूँ ऑर्गेन्स ऑर्गेन्स होते क्या है एक्चुअली। देखिए सबसे पहले देखिए ऑर्गन और ऑर्गेनेल, ठीक है। ऑर्गन तो हम जानते होंगे हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ऑर्गन्स, हमारी बॉडी का ईच एंड एवरी फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑर्गन, और जो ऑर्गन्स के जो छोटे छोटे फॉर्म होते हैं ना उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। जैसे अपने बॉडी को ईच फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गन चाहिए रहता है, वैसे सेल्स के ईच एंड एवरी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स आर द membrane bound structures present inside the cytoplasm of the cell, cytoplasm क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनेल्स का मेम्ब्रेन, ईच ऑर्गेनेल्स के पास उनका खुद का मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो इसमें एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल्स में ये सब प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो इसमें तीसरा है कि इसमें जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है ना, क्रोमैटिन्स जो होते हैं इसमें इधर उधर सेल्स में घूमते रहते हैं, पर इसमें इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस डीएनए, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रोमैटिन्स होते हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डेफिनेशन आइए डायग्राम देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल समझिए कुछ ऐसे है, ऐसे हो गया, इसके पास न्यूक्लियस है, समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पास खुद का मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस सॉरी ये न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर डीएनए क्रोमैटिन्स पाए जा रहे हैं, देखिए सब उसके अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स जैसे देख लीजिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसमें प्रेजेंट है लाइसोसोम्स, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट है, राइबोसोम्स है, देखिए ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सभी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। पर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में कुछ नहीं होता, कुछ गंवार है, पर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के मॉडिफाइड फॉर्म है, इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल्स के पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, ठीक है, और उसके बाद ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मॉडिफाई होके इस समय में यूकैरियोटिक सेल्स का रूप ले चुके हैं, और अभी प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं, जैसे समझ लीजिए बैक्टीरिया से हो गए, ठीक है। इनके पास जो ऐसे देख लीजिए न्यूक्लियस इधर उधर घूमता रहता है, न्यूक्लियस जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ऐसे थ्रेड लाइक नहीं होते हैं, सॉरी थ्रेड लाइक नहीं होते हैं, ऐसे होते हैं लीनियर फॉर्म में होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन तो होता है और जो सेल वॉल भी होता है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वैसे कहीं फोल्डिंग्स दिखाई देंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करते हैं, जिसको हम मेसोसोम्स बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं मेसोसोम्स, मेसोसोम्स, ठीक है।
ऐसे ये सब बैक्टीरियल से सब प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, सेल का डेफिनेशन पढ़ा हमने, उसके बारे में, उसका क्लासिफिकेशन पढ़े, डिस्कवरी कैसे हुआ तो वो पढ़े, उसके बाद शेप और साइज के बारे में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स में क्या आ जाएंगे, जैसे जो ये हो गए न्यूक्लियस हो गया, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए